ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की लिखना कुछ नहीं है, शांति से बैठे रहो, अभी सुन लो बात को पहले, ठीक है। हाँ, लिखने वाली आदत थोड़ी देर दिनों के लिए भूल जाओ, ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की कि गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ से आया, कौन कौन से इसमें शासक हुए और किन शासकों ने भारत में अपना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मौर्य शासन को छोड़ दें या मौर्य काल को छोड़ दें तो सबसे बड़ा भारत में साम्राज्य स्थापित करने वाले जो लोग थे द्वितीय नंबर पर वो गुर्जर प्रतिहारी थे। यानी क्षेत्र के हिसाब से बात करी जाए तो सबसे विस्तृत जो क्षेत्र स्थापित किया भारत में वो सबसे ज्यादा मौर्य काल का था, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं अशोक का साम्राज्य कहां तक लगता था, पश्चिम में कहां तक लगता था, पाकिस्तान के पार लगता था, उधर अफगानिस्तान के पार लगता था, श्रीलंका तक लगता था, ठीक है। और उत्तर भारत में तो था ही था और पूर्व भारत में भी सारे में था, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो मौर्य शासन ने स्थापित किया। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है गुर्जर प्रतिहारों का, और तीसरे नंबर पर बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है मुगलों का शासन। ये तीन शासन अब तक के समय में भारत के इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य को स्थापित करने वाले रहे, ठीक है। तो बात करने जा रहे हैं हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश की। अगर गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इन्हें जो है अग्नि कुल का माना जाता है। किस कुल का माना जाता है? अग्नि कुल का। यानी ये माना जाता है इनकी उत्पत्ति जो वशिष्ठ जी की बात करी गई थी उस तरीके से कहीं ना कहीं हुई थी। सर्वप्रथम अगर बात करें तो सर्वप्रथम एक अभिलेख मिलता है हम लोग के लिए जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख, और ये किस शासक का है? पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है। एक अभिलेख मिलता है जिसको हम सब लोग जानते हैं ऐहोल अभिलेख, और ये है पुलकेशिन द्वितीय का। ये बताता है कि सबसे पहले जो है एक शब्द इस्तेमाल करता है इनके लिए गुर्जर का। किसके लिए? गुर्जर प्रतिहार वंशों के लिए किसका इस्तेमाल करता है? गुर्जर जाति का इस्तेमाल करता है। दूसरा, कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गुर्जर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है या किस अभिलेख में मिलता है, तो भी ध्यान रखोगे पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर वंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। साथ ही साथ एक इस समय व्यक्ति आया था जिसका नाम था, कल भी लिया गया था, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने भी इन लोगों का वर्णन किया है लेकिन किसी और नाम से। इसने बताया है, इसने एक देश का नाम उल्लेखित किया है, कह सकते हैं एक देश का नाम बताया है, कुचेलो। कुचेलो मत कर दियो, कुचेलो। इसने कहा है कि एक देश भारत में हुआ करता था जो था कुचेलो, ठीक है। और कुचेलो की जो राजधानी थी वो थी पीले मोलो, पीले मोलो। हाँ, इसने कहा भारत के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक देश हुआ करता था जिसका नाम था कुचेलो और इसकी राजधानी थी पीले मोलो, ठीक है। यानी अगर कुचेलो की बात करें तो इसने कहा है कि गुर्जरों का एक प्रदेश हुआ करता था या गुर्जरों का एक जो है साम्राज्य हुआ करता था और उसकी राजधानी थी भीनमाल। क्या थी? भीनमाल। यानी जो है इसका अर्थ होता है चाइनीज भाषा में भीनमाल। तो जो इसने इसकी बात कहना चाह रहा है कि गुर्जर इस समय बसते थे और उनका एक बड़ा साम्राज्य होता था जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? भीनमाल हुआ करती थी। साथ ही साथ इसने कहा है कि इनकी 26 शाखाएं हुआ करती थी। यानी 26 अलग अलग क्या होते थे? इनके गोत्र होते थे, शाखाएं होती थी। और इन 26 शाखाओं का जो वर्णन मिलता है सर्वप्रथम वो मंडौर से मिलता है। कहां से मिलता है? मंडौर से मिलता है, ठीक है। मंडौर से जो है सर्वप्रथम इनका उल्लेख मिलता है, इनका वर्णन मिलता है, और कहा है कि इस गुर्जर वंश की स्थापना का जो सबसे प्रथम श्रेय जाता है वो जाता है एक व्यक्ति थे जिसका नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था या हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ करता था। उसने सर्वप्रथम गुर्जर वंश की शाखाओं को क्या किया था? स्थापित किया था या बसाया था। लेकिन अगर वास्तव में इस वंश की सत्ता की शुरुआत करें तो इसकी वास्तविक सत्ता जो प्रारंभ होती है वो होती है नागभट्ट से। किससे होती है? नागभट्ट से। और इसको हम जानते हैं नागभट्ट प्रथम के नाम से या नागभट्ट
फर्स्ट के नाम से इसको जाना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने 730 से 756 ईस्वी तक शासन किया और नागभट्ट को गुर्जर प्रतिहारों की शाखा का संस्थापक माना जाता है। यानी कि इसको शुरुआत करने का जो कन्नौज वाले गुर्जर प्रतिहार थे उनकी अगर बात करी जाए तो कन्नौज वाले गुर्जर प्रतिहारों की शाखा की स्थापना जो करी वो किसने करी? नागभट्ट प्रथम ने करी थी और इसी कारण से इसे प्रतिहार वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इसने अपनी राजधानी अवंती को बनाया जिसको हम उज्जैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? उज्जैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? अवंती को बनाया, कह सकते हैं उज्जैन को बनाया। साथ ही साथ इसी के समय में सिंध पर अरबों का भी आक्रमण हुआ। तो ध्यान रखोगे प्रश्न को कि किसके समय में, किस गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ? तो किसके समय में हुआ था? नागभट्ट प्रथम के समय में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। इसके साथ अगर बात करें कि किससे ये जानकारी मिलती है तो अरबों का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था जुनैद। और जुनैद जो है इस बात की जानकारी देता है कि इस समय कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा का क्या था? अधिकार हुआ करता था। इसका एक अभिलेख मिलता है जिसको हम जानते हैं ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से। ग्वालियर प्रशस्ति, बिल्कुल नहीं। भवनेश बताओ प्रशस्तियां क्या होती हैं? तभी तो, कई बार के बाद भी अगर याद ना हो तो फायदा क्या है? किस चीज के बारे में बात करोगे? अच्छा, और कोई? दीक्षा बताओ। नहीं पता। हाँ केस बताओ। नहीं पता। अजय, सोनू, पता किसको? अच्छा ये बताओ तो फिर। अरे किसी को पता है? हाँ प्रेमपाल बताओ। एक एक करके बात कर लो। हाँ, दोनों एक ही गांव में लड़ पड़ोगे जाके। हाँ देखो, प्रशस्ति वह होती है जिसमें किसी के बारे में अच्छाइयों का ज्यादा से ज्यादा वर्णन किया जाता है, वो प्रशस्ति कहलाती है। वो राजा के बारे में भी हो सकती है और किसी अन्य के बारे में भी हो सकती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है राजा के बारे में, कोई किसी और के बारे में। आज के मान लो चलो कि कहीं कोई मोदी जी पे किताब लिख रहा है, वो बहुत ज्यादा उसमें तारीफ ही तारीफ करे जा रहा है, मान लो जितनी तारीफ है उतनी भी लिख रहा है, उससे अलावा भी ज्यादा लिख दे रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगी? प्रशस्ति के रूप में काम आती थी। और राजा महाराजाओं के यहाँ जो है राज कवि रहा करते थे या जो है लेखक रहते थे, राजकीय इतिहासकार रहते थे। अब सोचो जो उसकी रोटी खा रहा है वो तो उसकी भलाई करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। तो वो क्या लिखते थे? उनको क्या कहा जाता था? प्रशस्तियां कहा जाता था। ठीक है, चलो। तो ग्वालियर प्रशस्ति में जो है इसके लिए नागभट्ट प्रथम के लिए कुछ विशेष नामों से अंकित किया गया है, विशेष नाम कहे गए हैं, जिसमें सबसे पहले कहा गया है मलेच्छों का विनाशक। मलेच्छों का विनाशक कौन है? मलेच्छ कौन है? मलेच्छ भाई दो चार तुम में से ही बनोगे। हाँ ठंड आ गई ना अब। हाँ अब तो नहाओगे ही ना, पूरे मार्च में जाके होली पे जाके नहाना होगा कहीं। ठीक है, बन जाओगे नहीं बन जाओगे मलेच्छ? हाँ नहीं, ऐसा कोई नहीं है, इस बात की गारंटी भी तो कोई नहीं है, ऐसे प्रमाण भी तो नहीं मिल सकता डायरेक्ट। मतलब आज तुम नहा के आए या नहीं आए इस बात का कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। बेटा ये तो तुम जानते हो, तुम्हारे घर वाले जानते हैं और वही बताएंगे तुम्हारे लिए कि तुम मलेच्छ हो या नहीं हो। ठीक है चलो, बस बस शांत हो जाओ। तो इन्हें क्या कहा गया? यानी नागभट्ट प्रथम को प्रयाग ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है? मलेच्छों का विनाशक। और यहाँ पर मलेच्छ किसे माना गया है? मलेच्छ यहाँ पर अरबों के लिए माना गया। किसके लिए? जो अरब के वासी थे जिन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था उन्हें क्या माना गया है? मलेच्छ माना गया। साथ ही साथ इसे दीनों का उद्धारक कहा गया है, दीनों का उद्धारक भी कहा गया है। यानी दीनों जो कमजोर लोग थे उनको उभारने वाला भी इसको कहा गया है। साथ ही साथ इसी कारण से, यानी मलेच्छों का विनाशक होने के कारण से और दीनों का उद्धारक होने के कारण से इसको नारायण का अवतार माना गया था। नारायण का अवतार। ठीक है,
तो ध्यान रखोगे कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक को जो है नारायण का अवतार माना गया, तो ध्यान रखो किसको माना गया, नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार माना गया। इसके दरबार को जो है नागावलोक का दरबार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दरबार को नागावलोक, नागावलोक का दरबार। ठीक है, क्या कहा जाता था? नागावलोक का दरबार कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वह हुआ वत्सराज। और यह वत्सराज वही वत्सराज है जिसने एक संघर्ष किया या संघर्ष की शुरुआत करी, और वह कौन सा संघर्ष था? कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर वत्सराज की बात करें तो वत्सराज अपने वंश का, या कह सकते हैं अपना जो उसका वंश था उसका चौथा शासक था। कौन सा शासक था? चौथा। इसके बीच में यानी नागभट्ट प्रथम के बीच में और वत्सराज के बीच में दो और शासक हुए, लेकिन वो बहुत ज्यादा निर्बल थे और इनका इतिहास में कोई प्रमाण ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, वत्सराज की बात करें तो वत्सराज ने 775 से 800 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 775 से 800 ईस्वी तक शासन किया। और वास्तव में गुर्जर प्रतिहार वंश की पूर्ण रूप से वृद्धि करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी कारण से इसको इस वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। प्रश्न आए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? नागभट्ट प्रथम। प्रश्न आता है गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वत्सराज के लिए। किसके लिए माना जाता है? वत्सराज के लिए माना जाता है। ठीक है, इसी ने क्या करी थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करी। ये तो कल ही क्लियर हो गया था। ठीक है, क्या करा इसने? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करी। इसके साथ साथ ये राष्ट्रकूट शासक जिसका नाम क्या था? उससे हार गया था। हाँ, राष्ट्रकूट शासक ग्रुप से क्या मिली थी? इसको पराजय मिली थी। कल बात हुई थी नहीं हुई थी? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से क्या मिल गई थी? इसको पराजय हासिल हुई थी। यानी ध्रुव से क्या हो गया था? पराजित हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये किससे पराजित हुआ था? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया था। ठीक है, इसके बाद जब यहां से चला गया, जब पराजित हो गया तो वहां से कन्नौज से इसको भगा दिया गया। और कन्नौज से भगाने के बाद इसने जवालीपुर को या जालौर को, किसको? जवालीपुर या जालौर को। जालौर कहाँ है इस समय? राजस्थान वाले क्षेत्र में। ठीक है, जालौर को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कि ये ध्रुव से हारने के बाद कहां पहुंचा? जवालीपुर पहुंचा, और जवालीपुर को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। इसका प्रमाण कहां मिलता है? तो ध्यान रखोगे इसका प्रमाण राधपुर अभिलेख में मिलता है। कहां मिलता है? राधपुर अभिलेख में इस बात का प्रमाण मिलता है। ठीक है, एक बार समझता है क्या हुआ? कोई बात नहीं। ठीक है, यहां तक छोड़ो, फिर इसके बाद लिख लेते हैं, फिर अगला बात आगे कर लेंगे। ठीक है, चलो अब आज का टॉपिक एक बार दोबारा रिवाइज कर लो पूरा। ठीक है, जिससे कि कल क्वेश्चन पूछे जाए तो सारी की सारी बात कर सको। देखो, राजपूत वंश सबसे पहले किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? राजपुत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें क्या माना जाता था? या तो राजा की संतान माना जाता था, पुत्र माना जाता था, या राज की रक्षा करने वाला माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ो। किस किस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई? तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक मत कौन सा माना जाता है? अग्नि वंश से उत्पत्ति मानी जाती है। कैसे उत्पत्ति हुई? एक व्यक्ति थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि। इन वशिष्ठ मुनि ने अपनी राक्षसों से रक्षा करने के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ किया, और उस यज्ञ से 4 विशेष प्रकार के 4 कुल के लोग पैदा हुए, जिसमें सबसे पहले थे प्रतिहार वंश के, दूसरे चालुक्य वंश के, तीसरे परमार वंश के, और चौथे चहमान वंश के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है राजा भोज का, जो परमार वंश के थे। इनके ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो कौन थे? राम के छोटे भाई लक्ष्मण के संतान थे, लक्ष्मण के वंशज हुआ करते थे। ठीक है, विदेशी मत क्या कहता है? विदेशी मत कहता है, विदेशी मत में सबसे प्रमाणिक जो मत माना जाएगा कैंपबेल और जैक्सन का माना गया है। इन्होंने कहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार लोग थे वो पहले गुर्जरों नामक जाति से पैदा हुए थे, जो कि खर्जर जाति से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, गुर्जर जाति के जो लोग थे वो किससे पैदा हुए थे?
खर्जर जाति से उत्पन्न हुए थे और ये हूणों के साथ कहाँ आए थे, भारत में आए थे। साथ ही साथ महाभारत के भीष्म पर्व में भी ये प्रमाण मिलता है कि जो राजपूत लोग थे, जो गुर्जर लोग थे, वो कहाँ से आए थे, हूणों के साथ भारत से, विदेश से आए थे भारत में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गुर्जर परिहार वंश की। तो इन्हें कौन से कुल का माना गया है, अग्नि कुल का माना गया है। और इस बात गुर्जर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जो किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। इसके बाद बात करते हैं, एक विदेशी यात्री या चीनी यात्री आया जिसका नाम क्या था, हुएनसांग, और इसने बताया इस क्षेत्र में कुचेलो नाम की एक जो है राज्य हुआ करता था जिसकी राजधानी पीले मोलो थी। यानी कि जो है कुचेलो का जो शब्द है वो किससे है, गुर्जर से है, और पीले मोलो का जो शब्द है वो किससे है, भीलमाल से। यानी गुर्जरों का राज्य हुआ करता था जिनकी राजधानी भीलमाल हुआ करती थी। साथ ही साथ इन्हें ये बताया गया है कि कितनी शाखाएं थी इसकी, 26 शाखाएं। कितनी शाखाएं थी, 26 शाखाएं हुआ करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें गुर्जर प्रतिहार की सबसे महत्वपूर्ण शाखा रही, वह रही कन्नौज वंश वाली शाखा, कन्नौज की शाखा। और उसका जो प्रथम शासक हुआ वह कौन हुआ, नागभट्ट प्रथम हुआ, जिसने 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया। इसी कारण से इसको कन्नौज की शाखा का या कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, अवंती बनाई, यानी जो आज के समय में कहाँ है, उज्जैन है। साथ ही साथ इसके समय में अरबों का सिंध पर आक्रमण भी हुआ था। ठीक है, इस बात की जानकारी कौन देता है, इस बात की जानकारी अरबों का सेनापति जुनैद देता है। ठीक है, इसकी बात करें और क्या जानकारी मिलती है नागभट्ट प्रथम के बारे में, तो इसकी ग्वालियर प्रशस्ति से पता चलता है कि इसको मलेच्छों का विनाशक कहा गया है, दीनों का उद्धारक कहा गया है, और इसी कारण से इसको नारायण का अवतार भी कहा गया है। ठीक है, इसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नागावलोक का दरबार कहा जाता था। मलेच्छों की तुलना किससे की गई है, अरबों से की गई है। द्वितीय शासक की बात करें तो इसका द्वितीय शासक वत्सराज हुआ, जो इस वंश का चौथा शासक था। कौन सा था, इस वंश का चौथा शासक था। लेकिन महत्वपूर्ण शासक में बात करें तो इस वंश का द्वितीय शासक था, जिसने 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, इसका इसी कारण से इसने जो है गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में स्थापित करी। इसी कारण से वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इसी ने सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष की क्या करी, शुरुआत करी, जो कन्नौज के लिए हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करें, इसको जो है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, और इसको कन्नौज छोड़कर जाना पड़ा। और वहां जाने के बाद ये ज्वालीपुर पहुंचा, और जो ज्वालीपुर आज के समय में जालौर वाले क्षेत्र में है, और उसको क्या बनाया, इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अब कल के लिए। ठीक है, तब तक आप नोट कर लो, इतना जाना नहीं है। चलो।